So, good afternoon, 8th class. So, we are on chapter number 9, the making of national movement. और इसमें हमने बेसिकली कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है इन द सेंस कि हमें पता है इन दिस बुक वी हैव स्टडीड कि ब्रिटिश क्या क्या चेंजेस लाए थे इंडिया के अंदर, जिसके कारण इंडियंस जो हैं वो डिससेटिस्फाइड थे, बिकॉज ऑफ विच इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म हुआ, लोगों के अंदर ये फीलिंग आई दैट ब्रिटिश आर नॉट रूलिंग नाइसली ओवर आवर कंट्री इंडिया एंड वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, बिकॉज ऑफ विच एक नेशनल एसोसिएशन दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। और उसके बाद उसमें दो ग्रुप्स बने थे, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। कैसे क्या चेंजेस आए थे, कैसे काउंसिल्स बने थे, और लोगों ने अब सोचा कि अब हमें कोई रेडिकल स्टेप लेना ही पड़ेगा। And along with that there were also few revolutionary group, okay, which came up during this time, and we have also studied about few important leaders like Dadabhai Naroji. Then we have also had a brief idea about Bal Gangadhar Tilak. Okay, so now we move on to the growth of मास नेशनलिज्म। अब देखो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम मास नेशनलिज्म की बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि मास मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, तो ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students, women in large numbers, and also occasionally factory workers. Yani certain business group also now actively came in support of Congress in 1920s. अब ये बोल रहे हैं कि 1990 के बाद जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, उसमें सारे ग्रुप इन्वॉल्व हो गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन था। दैट मीन्स चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे फैक्ट्री वर्कर्स हो, विमेन हो, पेजेंट्स हो, ट्राइबल्स हो, कोई भी हो। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी विल नोटिस कि ईच एंड एवरी सेक्शन, या हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स, दे नाउ बिगैन सपोर्टिंग कांग्रेस इन 1920s। अब ये हुआ क्यों? लेट अस हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस। The First World War altered the economic and political situation in India. It led to huge rise in defense expenditure of the government of India, and the government in turn increased taxes on individual incomes and business profit. Increased military expenditure and the demand for war supplies led to sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. On the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. As you have seen in chapter number 7, that war created the demand for industrial goods and caused decline in imports from other countries into India. So Indian industries expanded during the war, and the Indian business groups began to demand greater opportunities for development. अब क्या हुआ? हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली 1914 से 1918 के बीच में ये टाइम पीरियड ऐसा था कि इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत चेंज हो गई थी। कैसे हुई चेंज? हमें पता है इंडिया एज सच तो खुद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं थी, बट बिकॉज ब्रिटेन इन्वॉल्व था इसीलिए हमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। ब्रिटिश को चाहिए थे पैसे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो सोच रहे थे इंडियन से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट करें, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के टैक्सेस बढ़ा दिए इंडियंस पे। कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज, और कुछ टैक्सेस इवन इंट्रोड्यूस भी कर दिए थे, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, और मतलब बिजनेस प्रॉफिट और इंडिविजुअल इनकम सब पे टैक्सेस बढ़ा दिए। अब क्या हुआ? मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उनको डिमांड बढ़ रही है वॉर सप्लाईज की। इसके कारण क्या हुआ? कॉमन लोग जो है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। देखो, एक तो वो लोग क्या कर रहे थे, मिलिट्री के लिए इंडियंस को फोर्सफुली अपने आर्मी में डाल रहे थे। उसके बाद वॉर से रिलेटेड उनको चीजें, चाहे वो फूड आइटम्स हो, कुछ भी हो, जब बाहर भी डिमांड है तो उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, और इंडिया के जो कॉमन लोग हैं उनको इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब क्या हुआ? ऑन दी अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उन्होंने क्या किया, मतलब उनके बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि भाई जो बाकी कंट्रीज हैं वो अब
इससे ट्रेड से इंडस्ट्री से थोड़ा सा पीछे हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो तो वॉर इक्विपमेंट्स बनाने में ज़्यादा लगी हुई थी और वो लोग वॉर में इंगेज थे। तो इंडिया के बिजनेसमैन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसमें बहुत प्रॉस्पेर किया, चाहे वो जूट बैग्स हो, क्लोथ हो, इन सब से रिलेटेड। और इसी टाइम पे हमने बाहर की कंट्रीज से चीज़ों को इम्पोर्ट करना कम कर दिया। तो इंडिया की इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बहुत डेवलप हो गई इस टाइम। और इंडिया के बिजनेस ग्रुप सब चाहते थे कि हमें और अपॉर्चुनिटी मिले डेवलप होने की, और ये तभी होगा जब ऑब्वियसली हम अपने ऊपर खुद रूल करेंगे, हमारी कंट्री के रूलर होंगे। द वॉर ऑल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। तो वॉर जो है उन्होंने वॉर से क्या हुआ, ब्रिटिश जो है वो अपनी आर्मी को एक्सपैंड कर रही है। और जैसे अभी आई टोल्ड यू कि विलेजर्स हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आपको सोल्जर्स की जैसे रिक्रूट होना पड़ेगा। तो विलेजेस को वो प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें सप्लाई करो सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज। अब यहाँ पे एलियन कॉज क्यों बोल रहे हैं? हम अपनी कंट्री के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं। अगर एक सोल्जर अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रहा है देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर वो बोल रहे थे आपको वॉर में जाना है, और वॉर किसके लिए करना है? ब्रिटेन के लिए करना है। तो ऑब्वियसली इंडियंस डिड नॉट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट ब्रिटिशर्स उनको प्रेशराइज कर रहे थे, ब्रिटिश। Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist power were exploiting the people of Asia and Africa, and with a desire to oppose the colonial rule in India. तो अब जो वॉर लड़ के आए थे उनको एक चीज तो समझ आ गई थी कि ये जो ब्रिटिश और बाकी जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं जो एशिया और अफ्रीका के लोगों पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनका कैसे एक्स्ट्रा फायदा उठा रहे हैं, इनकी इनकम पे कंट्रोल कर रहे हैं, इनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रहे हैं। एंड अब सबके अंदर ये डिजायर आ गई थी कि हमें ये कॉलोनियल रूल जो है इंडिया में ब्रिटिश का, उनको इंडिया से हटाना है और इसको अपोज करना है। अब क्या हुआ, 1917 में रेवोल्यूशन हुई थी रशिया में, ठीक है। और इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि पेजेंट और वर्कर्स जो है उन्होंने स्ट्रगल किया था और वो बाद में जीत भी गए थे। और इस समय आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड किया था उन लोगों ने। सोशलिज्म में मतलब होता है कि जो सोसाइटी है उसके रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पावर जो है पेजेंट और वर्कर्स के हाथ में भी होगा, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा तो जब ये चीज न्यूज पहुंची और इंडियंस ने ये चीज समझी तो वो भी इंस्पायर हुए इस चीज से कि एक तो हमें ये देखना है कि ब्रिटिश को इंडिया से निकालना है और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करनी है, और हमें ऐसा काम करना है जिससे कि सबका वेलफेयर हो, सोशलिज्म की आइडिया आ जाए, ठीक है। इसी टाइम पे हम देखेंगे कि है ना गांधी जी आ गए इंडिया में। तो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में गांधी जी इमर्ज एज अ मास लीडर, लोगों के लीडर। हमें पता है गांधी जी जो बेसिकली एज यू नो गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915। गांधी जी आए इंडिया में 1915 में साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत साउथ अफ्रीकन के साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी ना उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट में हेल्प किया था साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने एक नया तरीका लेके आए थे, सत्याग्रह, यानी सच के लिए नॉन वायलेंट लड़ाई। तो जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो और इन्होंने इंडियंस में बेसिकली एज बेसिक हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन, यानी वहां पे उन्होंने इंडियन लीडर्स को लीड किया था नॉन वायलेंट मार्चेस। नॉन वायलेंट मतलब एकदम भी हम लोग लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, हिंसा नहीं होगी, अहिंसा का मार्ग। और मार्च क्यों किया था? रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? मतलब रेसिस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, कलर ऑफ योर स्किन के बेसिस पे, व्हाइट एंड ब्लैक वाली चीज। तो ही वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड लीडर। गांधी जी बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हो गए थे अभी तक, सिर्फ इंडिया या साउथ अफ्रीका के नहीं, इंटरनेशनली। जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में कैंपेन्स किए थे उसके कारण वो बहुत सारे इंडियंस के कांटेक्ट में आए थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, पारसी हो या क्रिश्चियंस हो।
गुजराती हो, तमिल हो, नॉर्थ इंडियंस हो या अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स, वर्कर्स। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में ये सब लोग आ गए, ठीक है। मतलब ये सारे लोग जो है गांधी जी इनके कांटेक्ट में आ गए थे ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया traveling throughout the country, understanding the situation of the people, their needs, and everything about them. Now, his earliest interventions were in local movement in Champaran, Kheda, and Ahmedabad, where he came into contact with Rajendra Prasad, Vallabhbhai Patel. In Ahmedabad, he led a successful mill workers strike in 1918. उसके बाद के और कुछ मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले क्या हुआ, देखो पहले गांधी जी 1915 में आए इंडिया में, तब तक वो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट कर चुके थे, इंडियंस के कांटेक्ट में आ गए थे। फिर वो जब इंडिया पहुंचे, उन्होंने फर्स्ट ईयर तो पूरे इंडिया में घूमे देखने के लिए कि इंडिया के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड्स है, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो उनका जो इनिशियल इंटरवेंशन था, इनिशियली जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की थी, वो लोकल लेवल पे थी। जैसे चंपारण में थी 1917 में, खेड़ा में थी 1917 में, और अहमदाबाद में क्या हुआ, मिल वर्कर्स स्ट्राइक थी, वो भी गांधी जी की सपोर्ट से समवेयर बहुत सक्सेसफुल हो गई। तो वी नो चंपारण में बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने खेड़ा में पेजेंट जो प्रॉब्लम थी पेजेंट को रेवेन्यू से रिलेटेड, उसके लिए सत्याग्रह किया था, और अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए, और जो कि सक्सेसफुल थे। उसी टाइम के दौरान वो कांटेक्ट में आए ग्रेट लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। तो अब उनको बेसिक आइडिया हो गया था कि इंडियंस को क्या प्रॉब्लम है, कैसे चीजें सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट जो हुआ था इंडिया में 1919 के टाइम, वो था रॉलेट सत्याग्रह। अब 1919 में गांधी जी ने बोला कि हमें एक सत्याग्रह करना है अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट ये था कि ब्रिटिश ने एक एक्ट निकाला जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम किसी भी इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर है उसको हम जेल में डाल सकते हैं फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। मतलब कोई ट्रायल नहीं होगा, हमें जब लगा अगर कोई ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो हम उनको पकड़ के सीधा जेल में डाल सकते हैं फॉर 2 years। तो ये तो इसको रॉलेट एक्ट बोलते हैं जो ब्रिटिश ने पास किया था। गांधी जी ने बोला कि ऑब्वियसली ये एक्ट जो है ये बहुत खराब है, ब्रिटिश को नहीं करना चाहिए था ये एक्ट। इंडियंस ने पहले बहुत इसके अगेंस्ट बोला भी था कि ये पास नहीं होना चाहिए, पर ब्रिटिश ने कर दिया था। इस एक्ट से एक तरीके से आप लोगों की फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो, क्योंकि आप उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, वो अपने हिसाब से चीजें कर नहीं सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो पकड़ लिया जाएगा उनको। और इससे पुलिस का पावर बढ़ा दिया आपने कि पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो लोग हैं उनको ये लगा कि ब्रिटिश को और गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है लोगों की बेसिक फ्रीडम रोकने की, रिस्ट्रिक्ट करने की। उन्होंने बोला ये एक्ट तो बहुत डेविलिश है, बहुत ही खराब है, टायरानिकल है, मतलब बहुत टायरनी, मतलब अपने हिसाब से उनका मतलब मन था, इसीलिए बस उन्होंने लागू कर दिया। तो बेसिकली इस एक्ट के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। गांधी जी ने फिर इंडियंस को बोला कि हम 6 अप्रैल 1919 को बेसिकली एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑपोजिशन ऑब्जर्व करेंगे इस एक्ट के अगेंस्ट, यानी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम 6 अप्रैल 1919 को अ डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑब्जर्व करेंगे। और हम इसको बेसिकली करेंगे एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, यानी कि भाई ऐसी एक तरीके की इंसल्ट है इंडियंस की, भाई आप उनको बेसिक रूल नहीं दे रहे हो। ह्यूमिलिएशन और प्रेयर, प्रेयर बेसिकली समवेयर बिकॉज वी आर नॉट समवेयर मतलब क्रिएटिंग सम वायलेंस रिलेटेड टू इट।
ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी बोला इस दिन हम हड़ताल करेंगे, यानी कि स्ट्राइक करेंगे, पर नॉन वायलेंट स्ट्राइक होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि सत्याग्रह सभास वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। तो अलग अलग सभा यहाँ पे क्या हुई, सेटअप हुई, और ताकि इस मूवमेंट को हम लॉन्च कर सकें। अब क्या हुआ, जो रॉलेट सत्याग्रह है एक तरीके का ऑल इंडिया स्ट्रगल, फर्स्ट वाला ऑल इंडिया स्ट्रगल हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल्दो इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज, वैसे तो ऑल इंडिया मूवमेंट, ऑल इंडिया स्ट्रगल था ये, बट समवेयर ये रिस्ट्रिक्टेड था ओनली टू द सिटीज, ठीक है। अब in April 1919, there were a number of demonstrators and hartals in the country, and the government use brutal measures to suppress them. अब 1919 में अप्रैल में जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन हुए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, लोगों ने हड़ताल की। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी तो चुप नहीं बैठेगी, उन्होंने बहुत क्रूअल ब्रूटल मेजर्स लिए इंडियंस को, मतलब उनके ऊपर हम बोलेंगे कि समवेयर जैसे लड़ाई, मतलब उनके ऊपर अटैक करना, या पुलिस ने उनको बीटन समवेयर दे वर बीटन अप, ठीक है। तो ब्रूटल मेजर्स लिए ताकि ये मूवमेंट क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए। अब क्या हुआ, जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13th April वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटिश रिप्रेस कर रहे थे, उसी टाइम पे क्या हुआ, हमें पता है बैसाखी फेस्टिवल कब होता है, 13th अप्रैल। 13th अप्रैल 1919 में क्या हुआ, अमृतसर में जलियांवाला बाग में उनका बैसाखी का मेला भी चल रहा था, और कुछ लोग जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, भाई स्पीच दे रहे थे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। उस टाइम पे वहां पे लग गया था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब कंट्रोल जो है लॉ एंड ऑर्डर का, वो मिलिट्री के अंदर आ गया था, और हेड थे जनरल डायर। अब क्या किया, जनरल डायर ने सोचा कि इंडियंस के अंदर एक डर क्रिएट करना है कि ऐसे मूवमेंट ना करें, तो वो जलियांवाला बाग के मेन एंट्रेंस से गए, वहां से उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनको डायरेक्ट ऑर्डर दिया फायर करने का। नाउ इमेजिन कि जो लोगों पे फायर किया गया था उसमें थोड़े बहुत कुछ तो ऐसे थे, ठीक है, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर पीसफुली बैठ के बस स्पीचेस कर रहे थे और अपना जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एकदम पीसफुली। पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ फेयर मेला घूमने आए थे, and hundreds of people were killed because they had no way out, and this was actually one of the part of repression, पर बहुत ही हम बोलेंगे क्रूअल और एक बहुत very very bad, you can say, experience, very bad action of British, and जिसके कारण people, the Indian people were totally somewhere very very enraged and very saddened, गुस्सा भी आया हुआ था, बहुत दुखी थे। इस मैसेकर के बारे में पता चलने के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको इतना पेन, दुख और इतना गुस्सा था अपनी कंट्री और अपने कंट्री के लोगों के लिए कि उन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है, जो कि जनरली उस टाइम पे ब्रिटिश एज अ ऑनर देते थे, ये टाइटल जो बहुत, जिन्होंने बहुत ही कुछ अच्छा अचीव किया हो या लोगों के भले के करके कुछ ऐसा किया हो, तो उनको एक टाइटल दिया जाता है नाइटहुड। उन्होंने बोला आई एम रिनाउंसिंग दिस टाइटल, आई डोंट नीड इट बिकॉज I don't need honor from any such country which is doing so much of atrocity and killing so many innocent people of India on without any reason। और इस तरीके का जो मैसेकर हुआ है और ये जो ब्लड शेड हुआ है, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट एक्चुअली एनरेज मेनी इंडियंस। तो बहुत इंडियंस को गुस्सा आया था और कि ऐसा एक्शन कैसे ले लिया उन्होंने विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट एक्चुअली understanding that the people there were not the protesters, all of them, ठीक है। अब ये एक अपने को पिक्चर दी हुई है, दिस इज बेसिकली
कंपाउंड जहाँ पे जनरल डायर ने फायर सीधा ओपन कर दी थी ऑन गैदरिंग ऑफ पीपल, एंड दीज पीपल आर बेसिकली पॉइंटिंग टू द बुलेट मार्क्स ऑन दी वॉल। यहाँ पे इतने सारे बुलेट मार्क्स थे, सीधे उन्होंने वो मार्क करवा दी। ठीक है, नाउ दिस इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ फाउंडर्स ऑफ इनिशियली जो साउथ अफ्रीका में जो नेशनल कांग्रेस बनी थी 1895 में, जिसमें बेसिकली अलोंग विथ अदर इंडियंस महात्मा गांधी भी हैं, और जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नाउ ही इज बेसिकली स्टैंडिंग इन द सेंटर इन द रो एट द बैक वेयरिंग द कोट। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जो बैक वाली रो है जिसमें कोट और टाई जिन्होंने पहन रखा है वो कौन है, वो गांधी जी। सो ये तो हुआ रॉलेट एक्ट। अब ड्यूरिंग रॉलेट सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ट्राइड टू एंश्योर that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims, and those of other religion. He was keen that Hindus and Muslims support each other in एनी जस्टिस। अब ये बोले, ये जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था ना, इसके लिए गांधी जी भी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो सारे एक हो जाए, इंडिया के सारे लोग एक हो जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। दैट इज व्हाट दीज पीपल वांटेड। और गांधी जी ने यही बोला था कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ ऑल द पीपल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, मतलब जितने भी इंडिया के पास जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, जितने भी इंडिया में रहते हैं, वो सारे इंडिया के ही तो पार्ट है। तो उन सबको साथ में आके प्रोटेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिश। He was also keen that Hindu and Muslim should support each other. हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे एक और मूवमेंट हुआ था जो है अपना खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये हम देखेंगे कि किस तरीके से जो दो मूवमेंट्स है वो एक हो गए थे, एंड कैसे हिंदू मुस्लिम्स यूनाइटेड हो गए थे फॉर अ कॉमन स्ट्रगल। ठीक है, तो खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू वाज वन सच कॉज जिसमें हिंदू मुस्लिम को एक साथ मिलाया था। In 1920s, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People were furious about this. They had been about the Jallianwala Bagh massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in Ottoman Empire. The leader of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, the Khilafat, and demand Swaraj. अब देखो क्या हुआ कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली क्या हुआ, 1920 के अराउंड ब्रिटिश ने जो टर्किश सुल्तान है जिनको खलीफा बोलते हैं उनके अगेंस्ट एक बहुत हार्श ट्रीटी साइन करवाई थी। ट्रीटी मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। तो बिकॉज ब्रिटेन जो है वो उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था जो उस टाइम ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो खलीफा है जिसको इंग्लिश में कैलिफ भी बोलते हैं, वो एक पोस्ट है रिलीजियस हेड की, स्पिरिचुअल हेड की मुस्लिम्स की। तो इसलिए मुस्लिम्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज से बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे। जैसे भाई इन पूरा भी जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसमें जैसे गुस्सा थे लोग, जितना वो उनके अंदर एंगर था वैसे ही इस टाइम भी था। तो जितने भी मुस्लिम्स थे, और अगर हम अब इंडिया की बात करें तो वो यही बोल रहे थे कि जो खलीफा है, जो कैलिफ है, उसको मुस्लिम्स की जो सेक्रेड प्लेस है, सेक्रेड मतलब रिलीजियसली जो इम्पोर्टेंट है, जिसको वो लोग बहुत प्योर मानते हैं और उनके रिलीजन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एरिया है, वहां पे कंट्रोल खलीफा का ही होना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत एजिटेशन। इसके लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे। तो इन्होंने यही सोचा कि हमें भी कि जो ये हार्श ट्रीटी साइन करवाई गई है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी,
उसके अगेंस्ट हमें भी क्या करना है, आवाज उठानी है और उसको अंडन होना चाहिए। तो ये चाहते थे कि एक फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो। गांधी जी ने भी इनको सपोर्ट किया। गांधी जी ने बोला हम एक लॉन्च करना चाहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम 2 और पॉइंट्स मिला लेंगे। नॉन कॉपरेशन में बहुत कुछ था रिलेटिंग कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट किस किस चीज में कॉपरेट नहीं करेंगे। इसमें और 2 डिमांड्स मिला ली बेसिकली, कि एक तो जो पंजाब रॉन्ग्स है उसके अगेंस्ट हम कैंपेन कर रहे हैं, और जो खिलाफत रॉन्ग है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, डिमांड करेंगे स्वराज। स्वराज मतलब हमारी कंट्री के ऊपर अपना राज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये बहुत मास मूवमेंट बन गया, बहुत स्ट्रांग बन गया 1921-22 में। 1000 ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स जो हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी और असफ अली, इन लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी लॉयर्स की, मतलब लॉयर वो प्रैक्टिस करते हैं वो छोड़ दी। उसके बाद जो आगे हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश टाइटल्स हैं वो सरेंडर कर दिए लोगों ने, लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट किया, जो काउंसिल इलेक्शंस वगैरह थी। लोग जो है वो बॉन फायर्स जलाने लग गए थे, यानी जो ब्रिटिश के कपड़े हैं उनको आग वगैरह लगाने लग गए थे कि हम ब्रिटिश मेड गुड्स यूज नहीं करेंगे। और इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो भी, मतलब इसके कारण इतना कम हो गया था, ऑलमोस्ट हाफ जितना उनका ट्रेड जो है वो इंडिया से हो गया था। दैट मीन्स पहले इंडियंस जितने क्लोथ्स इंपोर्ट कर रहे थे बहुत कम इंपोर्ट करते थे, सेल्फ मेड चीजें खादी से बना के फिर पहन रहे थे। बट ये सिर्फ दिस वाज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर का छोटा सा हिस्सा है। अब तो पूरी की पूरी कंट्री जो है वो एक तरीके से फॉर्मिडेबल रिवोल्ट, यानी ऐसा रिवोल्ट जिसको ऐसे लगे रोका ना जा सके, बहुत बड़े फॉर्म वाले रिवोल्ट में लोग है ना पार्ट लेना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो ये था क्या, पीपल्स इनिशिएटिव, यानी लोगों ने क्या किया। इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत बार क्या हुआ, लोग जो है उन्होंने ब्रिटिश के रूल को नॉन वायलेंटली रेजिस्ट किया, यानी कि मतलब हमें ब्रिटिश का जो रूल है वो अब हम उसके अंडर नहीं रहना चाहते। In others, different classes and groups, interpreting Gandhiji's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. So basically, in either case, people link their movements to local grievances. Let us look at few examples. अब ये बोल रहे हैं कि वैसे तो लोग नॉन वायलेंटली रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश रूल को, पर है ना बहुत जगह पे क्या हुआ कि अलग क्लास और अलग ग्रुप जो वो गांधी जी जिस मूवमेंट के लिए या जिस स्वराज के लिए बात कर रहे थे वो लोगों को समझ ही नहीं आया। लोग अपने हिसाब से चीजों को समझ के, अपने आइडियाज के हिसाब से समझ के वैसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर जो भी हो, दोनों टाइम में हम देखेंगे कि हर टाइप के मूवमेंट में जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम है ना उसको भी साथ में मिला लिया गया, ठीक है। अब जैसे कि खेड़ा अगर देखें, खेड़ा जो गुजरात में है वहां पे पाटीदार पेजेंट्स थे जिन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन किया, किसके लिए कि ब्रिटिश जो है बहुत हाई रेवेन्यू ले रहे हैं, लैंड रेवेन्यू जो है लैंड से रिलेटेड टैक्स वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। कोस्टल आंध्रा वाले एरिया में और इंटीरियर तमिलनाडु वाले एरिया में क्या किया इंडियंस ने, जो लिकर शॉप्स होती है उनको पिकेट कर दिया। पिकेट का मतलब क्या है कि लोग किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हो जाते हैं और उस शॉप को खुलने नहीं देते या फिर उस शॉप के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देते, तो उसको बोलते हैं पिकेटिंग। तो इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribal and poor peasants staged a number of forest satyagrah. अब क्या हुआ कि जो एक एरिया है गुंटूर, वहां पे क्या हुआ, ये एक आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ट्राइबल और पुअर पेजेंट्स जो है उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया।
तो इसमें वो क्या कर रहे थे, कभी अपनी कैटल को फॉरेस्ट में भेज रहे थे विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। मतलब ब्रिटिश ने बोल दिया था अब ये फॉरेस्ट हमारे अंडर है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी काम, यहाँ से कोई चीज चाहिए, सपोज फ्रूट वूट या वुड, तो हमें टैक्स, मतलब हमें एक फीस पे करनी पड़ेगी। अगर अपने एनिमल्स को आपको ग्रेज करवाना है तो भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट जानबूझ के अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाने ले जाते थे और फी नहीं देते थे। एंड देवर, जैसे मैंने बोला, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जो कॉलोनियल स्टेट, यहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो ट्राइबल ग्रुप है उनके लिए, जबकि वो बहुत सालों से वो क्या कर रहे हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो बहुत सालों से वहीं पे रह रहे थे, उसी से उनकी लाइवलीहुड थी। तो अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया था तो ऑब्वियसली उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एंड दे वर नॉट लाइकिंग इट। अब उनको क्या लगा कि गांधी जी ये बोल रहे हैं, दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन अबॉलिश्ड। इन मेनी फॉरेस्ट विलेजेस peasants proclaimed स्वराज एंड बिलीव्ड दैट गांधी राज was about to be established. सो अब क्या हुआ कि जो ये लोग हैं इनको ये लगा कि गांधी जी या तो टैक्सेस कम कराएंगे, जैसे जो पेजेंट्स वगैरह थे उनको लगा टैक्सेस कम करवाएंगे, ट्राइबल ग्रुप को लगा फॉरेस्ट रेगुलेशन हटा देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो पेजेंट्स थे उनको लगा स्वराज का मतलब है गांधी राज आएगा और उसमें हमें बहुत सारी पावर मिलेगी, लैंड मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर्स और पेजेंट्स हैं वो बहुत एंथुजियास्टिक थे खिलाफत कॉल के लिए, खिलाफत मूवमेंट के लिए। बंगाल में भी जो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस, मतलब जो मिल गया था साथ में, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट, उससे क्या हुआ, कम्युनल यूनिटी आ गई थी। कम्युनल मतलब रिलीजियस यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, और इसके कारण जो नेशनल मूवमेंट है वो क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। अब क्या हुआ, इन पंजाब जो अकाली एजिटेशन है, बेसिकली सिक्स का एक एजिटेशन था, सिख ग्रुप ने एजिटेशन किया था जिसको हम बोलते हैं अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स। इन्होंने यही बोला कि हमें क्या करना है, जो महंस है, महंस कौन होते हैं, रिलीजियस, जो रिलीजियस काम करते हैं, फंक्शंस करते हैं सिख गुरुद्वाराज में, तो हमें क्या करना है, हमें करप्ट महंस को यहाँ से हटाना है, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि इनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रही है, इसीलिए ब्रिटिश के अगेंस्ट थे कि ये महंस करप्ट है, अपने रिलीजियस, हमारे रिलीजन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है उसमें ये लोग बहुत गड़बड़ करते हैं और इनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको गुरुद्वारा से निकाला जाए। तो ये अकाली मूवमेंट, अकाली एजिटेशन हुआ था इन पंजाब। ये जो मूवमेंट है इसको क्लोजली किससे एसोसिएट किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। असम में भी हुआ था। असम में क्या हुआ, जो टी गार्डन लेबरर्स है वो मतलब ऐसे शाउट करते थे, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। मतलब दे थॉट कि भाई गांधी राज आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे रिलेटेड ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी वेजेस बढ़ाओ। वो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश की प्लांटेशन थी ना, वो लोग छोड़ के क्या किया, वो लोग मतलब उन्होंने बोला कि एक तरीके से गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि भाई साथ नहीं देना उनका, तो इसीलिए हम जो प्लांटेशन है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इन Assamese Vaishnav song of the period reference to Krishna was substituted by Gandhi Raja। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, एक उनका गाना था Assamese Vaishnavis, बेसिकली कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान में मानते हैं, उनके इनकारनेशन में, उनके गाने में से उन्होंने कृष्ण के नाम की जगह किसका नाम रख दिया, गांधी राजा, ठीक है। अब हम देखेंगे जो महंस हैं वो तो हमें पता है रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वाराज होते हैं, और इलीगल एविक्शन हमारा आगे आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज अब वी आर लेफ्ट विथ basically few more important things and about which we will study in our next class. So if you have any doubt relating to the topic that we have covered,
then come back with your problems and we'll discuss and solve it. तो basically आज हमने बहुत सारी important movements के बारे में बात किया है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बात किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात किया है, कैसे कैसे लोग ने अलग अलग मूवमेंट को समझा, उसको कैसे किस तरीके से मूवमेंट में पार्ट लिया. दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेज क्लास. So if you have any doubt relating to the topic that we have covered, then you can come back with your problem and we'll discuss and solve it. So this is it for today. Now we'll meet in the next class.